पिछले वीडियो में आपने अग्नाशय पार्ट फर्स्ट में अग्नाशय के बारे में जो सामान्य जानकारियाँ थी उसके बारे में पढ़ा। अग्नाशय में हमने आपको बताया कि अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है और अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, कौन कौन से हार्मोन अग्नाशय से निकलते हैं उसके बारे में हमने बताया। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अग्नाशय मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है तथा लीवर के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद हमने आपको बताया था अग्नाशय के दो भाग होते हैं, बहिस्रावी एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी इंडोक्राइन। बहिस्रावी भाग से जो है सिर्फ और सिर्फ एंजाइम निकलते हैं और इंडोक्राइन वाले भाग से सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स निकलते हैं। अग्नाशय का जो अंतःस्रावी वाला भाग होता है यानी इंडोक्राइन वाला जो पार्ट होता है उससे चार प्रमुख प्रकार के जो है हार्मोन्स निकलते हैं। चार कोशिकाएं उसमें पाई जाती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं और पीपी कोशिकाएं, जिनमें से अल्फा कोशिकाओं से और बीटा कोशिकाओं से महत्वपूर्ण हार्मोन निकलते हैं। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन निकलता है और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो उनके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है और बीटा कोशिकाओं से जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है उनका क्या फंक्शन है मानव शरीर में, और इंसुलिन की कमी से या अधिकता से मनुष्य में कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है यह निकलता है लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं से, और यह जो है क्या करती हैं, हमारे रक्त में शर्करा को बढ़ा देती हैं। शुगर के लेवल को ये क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। कौन? ग्लूकागॉन हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में शर्करा के लेवल को बढ़ा देती हैं। साथ ही साथ यह इंसुलिन के विपरीत कार्य करती हैं। इंसुलिन के विपरीत कार्य करने का मतलब, जैसे ग्लूकागॉन तो रक्त में शर्करा के लेवल को बढ़ाता है, लेकिन जो इंसुलिन है वो हमारे रक्त में शर्करा के लेवल को कम करता है, यानी शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। तो इसीलिए जो है हमने यहाँ लिख रखा है कि यह जो ग्लूकागॉन है यह इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है, यानी ग्लूकागॉन रक्त में शर्करा को बढ़ाता है और इंसुलिन रक्त में शर्करा को यानी शुगर के लेवल को कम करता है। उसके बाद यह जो ग्लूकागॉन होता है मेडाफ, यह बना होता है 29 अमीनो एसिड, लगभग 29 अमीनो एसिड का यह बना होता है। उसके बाद यह जो ग्लूकागॉन है अमीनो एसिड को ग्लूकोज में बदल देता है। अमीनो एसिड को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लूकोजिनेसिस कहलाती है। यानी यह जो ग्लूकोजिनेसिस है यह हमारे लीवर को क्या करता है? प्रेरित करता है। किस लिए? कि तुम अमीनो एसिड को किस में बदलो? ग्लूकोज में बदलो। उसके बाद यह क्या करता है? ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। यह भी लीवर में क्या करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करता है। कौन? ग्लूकागॉन। साथ ही साथ यह हमारे लिपिड को फैटी टिश्यू में बदल देता है, वसीय ऊतकों में बदल देता है, जिसे हम बोलते हैं लिपोलाइसिस। यानी यह लिपोलाइसिस की क्रिया को क्या करता है? प्रेरित करता है। उसके बाद अगर हम इंसुलिन की बात करें तो यह इंसुलिन जो है यह एक महत्वपूर्ण हार्मोन होता है जो मानव शरीर की जो है बीटा कोशिकाओं से निकलता है। आप सबको पता है बीटा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं के अंदर। मैंने यहाँ पे एक फिगर जो है बना रखा है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का, ठीक है। यहाँ इसी जो है ये जो अंतःस्रावी वाला इसका भाग आप देख रहे हैं, इसी में ये बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसी से ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो इंसुलिन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसको दिया था एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम था एफ साइंगर। उसके बाद इंसुलिन टर्म जो दिया गया था वो भी इसी वैज्ञानिक ने दिया था, यानी एफ साइंगर ने ही दिया था। यह जो इंसुलिन होता है ऐसा माना जाता है यह फर्स्ट प्रोटीन, ऐसा पहला प्रोटीन था जिसे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इन लैब, जिसे प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से यानी कृत्रिम तरीके से पहली बार बनाया गया था और इसके जो है क्रिस्टल प्राप्त किए गए थे, यानी इसके रवे प्राप्त किए गए थे। उसके बाद 1 मॉलिक्यूल इंसुलिन मेड ऑफ 51 अमीनो एसिड, हमने आपको बताया था यह जो ग्लूकागॉन था 29 अमीनो एसिड का बना था, लेकिन यह जो इंसुलिन है वह 1 मॉलिक्यूल बना होता है इंसुलिन
51 अमीनो एसिड का, 51 अमीनो एसिड का। ये जो अमीनो एसिड होते हैं इसके दो चेन, इंसुलिन के दो चेन, एक चेन 1 एक चेन बी। चेन 1 से 21 अमीनो एसिड निकलते हैं और चेन बी से 30 अमीनो एसिड निकलते हैं, 30 अमीनो एसिड निकलते हैं। और यह जो चेन ए और चेन बी है ये आपस में डाइसल्फाइड बंध यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा आपस में ये जुड़े होते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं इंसुलिन के अल्पस्रावन की। तो इंसुलिन के अल्पस्राव से, अल्पस्राव को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन। इंसुलिन के अल्पस्राव से मनुष्य के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, जिसे क्या बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। साथ ही साथ इसके अल्पस्राव से मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। और मधुमेह नामक बीमारी क्या होती है आप अच्छी तरह से जानते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे हम शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। तो अब इसके लक्षण क्या है, सिम्पटम्स क्या है। तो इसमें देखो रोगी को बार बार पेशाब होता है। जो डायबिटिक होते हैं ऐसे पेशेंट को, ऐसे रोगी को बार बार पेशाब होता है। और बार बार पेशाब का होना विज्ञान की भाषा में बार बार पेशाब का होना कहलाता है बहुमूत्रलता, जिसे हम पॉलीयूरिया बोलते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद इसमें अधिक भूख लगती है, जिसे हम पॉलीफेजिया बोलते हैं। उसके बाद इसमें अधिक प्यास लगती है, जिसे हम पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। तो जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो मधुमेह हो जाएगा यानी शुगर की बीमारी हो जाएगी। इसमें बार बार पेशाब होगा पॉलीयूरिया, अधिक भूख लगेगा पॉलीफेजिया, और अधिक प्यास लगेगा यानी पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आप नोट कर लीजिएगा, यह जो ह्यूमन इंसुलिन है इसे इसे पहली बार सिंथेसाइज किया, संश्लेषित किया किसने, सैन नामक एक वैज्ञानिक था। उसने जो है इसे पहली बार संश्लेषित किया और उसे कहा ह्यूमुलिन। उसे क्या बोला, ह्यूमुलिन। उसने कहा यह ह्यूमुलिन है। ये तो था इंसुलिन के अल्पस्राव से कौन कौन सी समस्याएं मानव में उत्पन्न होती हैं। उसके बाद इसके अतिस्राव से यानी इसके हाइपर सिक्रीशन से हमारे रक्त में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि मानव के रक्त में यदि अधिक मात्रा में ग्लूकोज का लेवल भी कम हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये था ग्लूकागॉन और इंसुलिन के बारे में जो सामान्य जानकारियां जो पार्ट फर्स्ट में हमने आपको नहीं बताया था। उसके बाद जो दो कोशिकाएं और थी, जैसे एक यफ कोशिका या पीपी सेल्स, और उसके बाद एक डेल्टा कोशिकाएं जो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव करती हैं। इनके क्या कार्य थे मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। उसके बाद आप एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, अभी मेरे जो वीडियोज हैं हो सकता है वो आपको कम पसंद आ रहे हों। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ हैं। हमारा यह जो ब्लैक बोर्ड है थोड़ा सा छोटा है, हमने ऑर्डर किया है। आने वाले समय में आपको बेहतरीन वीडियोज़ मिलेंगे और बड़े बड़े वीडियोज़ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।